किसी भी बेस। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको। तो बल्क मॉडुलस कहाँ पे था हमने यूज किया था बेटा? बल्क मॉडुलस हम यूज करते हैं जब लिक्विड होता है। कहाँ क्या होता है बेटा? जब लिक्विड होता है, लिक्विड या गैस होता है, तो अब हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं, है ना। और आप यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूज करते हैं जब आपके पास में सॉलिड्स होते हैं, वायर होते हैं, ठीक है ना, तब आप क्या करते हैं, यूज करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए, अब जैसे हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमने दो फॉर्मूला पढ़ते हैं, y इक्वल टू mg l अपॉन पाई r स्क्वायर l। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, या इसको हम लोग ने लिखा था f अपॉन a, ठीक है, इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल होता है इंक्रीज इन लेंथ और एल होता है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था b इज इक्वल टू माइनस पी वी, ठीक है, अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, पी वी अपॉन डेल्टा वी। एक ये पढ़ा था हमने, ठीक है, हमने एक ये पढ़ी थी। ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस के अपोजिट होती है। लेकिन सोचो अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो जरा हम एक बार फिर से हम आते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको b इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी होता है, तो मैं डेल्टा वी अपॉन वी क्या लिख सकता हूँ? बताओ बेटा, जरा समझना इस चीज को। डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकता हूँ बताइए बेटा? माइनस पी अपॉन वी। क्यों भाई? हैं, क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज माइनस पी बाय बी के इक्वल। क्या लिखोगे? डेल्टा वी बाई वी क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई वी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसको? हैं? यस सर। है ना। अब देखो, अब मास क्या होता है, ठीक है, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम लूं तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? मास अपॉन डेंसिटी। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? मान लीजिए अगर ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम m अपॉन रो था। देखो मास तो सेम ही रहेगा। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपको एक बलून दे दूं, ठीक है, अब उसके अंदर जो गैस है उसका मास तो सेम है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। या पानी है तो उसका मास तो सेम है ना, वो थोड़ी चेंज हो रही है। हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम क्या है बेटा? मास अपॉन डेंसिटी मान लीजिए, ठीक है। इनिशियली डेंसिटी इतना था, मास कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, मास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। फाइनल डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन फाइनल डेंसिटी। तो इस केस में, अच्छा, जो डेल्टा v बाई वी है, डेल्टा v क्या होती है? डेल्टा v होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? m बाई रो। इसको मैं अगर 2 ले लूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, और ये 1 है, तो m बाई रो 2 माइनस m बाई रो 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये डेल्टा v हो गया, और ये इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो डेल्टा v की जगह क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? यानी m बाई m अगर हम कॉमन कर लें तो 1 बाई रो 2 माइनस 1 बाई रो 1 अपॉन m बाई रो 1 इनिशियल जो है। तो कितना आ गया सर? हाँ सर ये डेल्टा वी की वैल्यू आपने m बाय रो 2 माइनस n बाय रो 2 n बाय रो 1 लिखा है। हाँ सर वो n है या m है? सेकंड वाला रो 1 के साथ वाला? m। अच्छा ठीक है सर। हाँ, बस इसी से कंफ्यूजन हो रही थी कि नीचे अगर वो n था तो आपने कॉमन में कैसे लिया? मास मास। तो यहाँ कितना हो गया? अब m से तो m कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया नहीं हो गया? m से m तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? इसका एलसीएम ले लो, तो क्या लिखोगे? रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, अपॉन रो 1 रो 2 और अपॉन रो 1। तो रो 1 से रो 1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा बोलो? रो 1 माइनस रो 2 अपॉन कितना बचा? रो 1 के रो 2 के इक्वल। या इसको क्या लिख सकते हैं? रो 1 बाय रो 2 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा ये आया डेल्टा वी बाई। ये कैसे किया आपने? अरे डिवाइड कर इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग। अच्छा ठीक है सर, ठीक।
तो ये आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में रख दो उठा करके, तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो डेल्टा रो 1 यानी रो 1 बाई रो 2 -1 इज इक्वल टू माइनस पी बाई बी। तो ये भी फॉर्मूला एक बन जाता है। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इस पर बेस्ड है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। और एक प्रेशर का फॉर्मूला मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है, एच रो जी होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ नॉलेज के लिए रख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन है ऐसा इसमें आ जाता है। तो प्रेशर की वैल्यू होती है बेटा एच रो जी, ये प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू होती है एच रो जी, ये लिख लेना याद से बेटा, ठीक है ना। ये अभी अभी लर्न कर लो, आगे भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिराइव करेंगे। चलो सर क्या है प्रेशर की वैल्यू क्या है? एच रो जी, ये लिखी तो है सामने डब्बे में, ठीक है। फुल मतलब एच क्या है सर? एच हाइट, रो डेंसिटी, जी बाकी पता है। ओके सर। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करिए। दिवा नैना को कॉल किया क्या? सर आज नहीं आएगी वो। हाँ बेटा कर लिया। हेलो सर आपने इसके अंदर क्या कहते हैं V इक्वल्स टू m बाय क्या लिखा है? डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ओके सर। तो सर ये प्रेशर के अंदर भी डेंसिटी होगा ना फिर ये, या फिर नहीं? ये पी है, ये प्रेशर है। नहीं सर, जो प्रेशर इक्वल्स टू हाइट इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ओके सर। ये डेंसिटी है, नोट कर लेना।
हो गया? नोट कर लिया बेटा सबने? सर एक मिनट। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, गुड। ठीक है, अब आगे लिखें। इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, देखिएगा, फाइंड द डेप्थ ऑफ अ लेक। लिखो बेटा, फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक एट विच लिखिएगा, फाइंड द डेप्थ ऑफ अ लेक एट which density of water is 1% greater than at the surface, greater than at the surface। लिखे, कंप्रेसिबिलिटी गिवन है आपको 50 into 10 की पावर -6। कंप्रेसिबिलिटी है 50 into 10 की पावर -6। ठीक है बेटा, ओके सर। मैं करा देता हूं, आप लोग चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा देता हूं पूरा। ठीक है, टेंशन में मत आओ। देखो उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस है, मतलब सरफेस पे जो डेंसिटी रही होगी, जो भी रही होगी, मैं अगर x कहता हूं तो उससे 1% ज्यादा यहाँ पे है, तो कितनी वो डेप्थ कितनी है हमें वो बतानी है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पे ρ2 है, ठीक है, तो अब ये h है हमारे पास में। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ना कि डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू क्या है, h रो g अपॉन कितना है, b के, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू h रो g बाय b, तो ये है। तो अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा रो बाय रो अगर हम देख रहे हैं तो हमें डेल्टा रो बाय रो क्या दे रखा है, 1% ग्रेटर, यानी कि अगर मैं इसको डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू अगर मैं लिखूं कि भाई किसके बराबर है, तो 1% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/100। 1% को क्या लिखोगे आप, 1/100, क्या लिखोगे सर 1/100। 100। देखो 1% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100 ही तो है ना, है? तो डेल्टा रो बाय रो आपको दे रखा है। एच रो क्या होता है, वाटर का डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी कितना है बेटा, वाटर का डेंसिटी कितना है बोलो, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी कितना है बेटा, 10। अच्छा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस बेटा यहाँ पे 1/कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है ना,
है कंप्रेसिबिलिटी। सर हमें वाटर की डेंसिटी कहाँ से रखी है? वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी होगी 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, कब से पढ़ा है बेटा? है क्लास 9th में ही पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया था? कौन याद रखता है 9th सेक्शन थोड़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ाया था। है 10³ होती है वाटर की डेंसिटी, ऐसा थोड़ी डेंसिटी तो। ठीक हाँ है सर। बोलो 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 बोलो, अब तो याद हो गई, अब तो पढ़ लिया है। हाँ सर। यस सर। बोलो आगे बोलो। तो बल्क मॉडुलस की जगह 1/c रख दो। अब c की वैल्यू तुमको दे रखी हुई है, तो इसको रख करके h निकाल दो, कितना आएगा? नहीं निकाल सकते? क्यों भाई? तो बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला था ये, ठीक है ना, इस पे बेस्ड। तो आप एक काम करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल लेना। देखो एक मिनट, एनसीईआरटी एक्सक्यूज क्वेश्चन। मी सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने c की वैल्यू 50 बोली थी या 20 बोली थी? 50 50 50। 50 into 10⁻⁻6। ठीक है सर। ठीक है, अब ये रख दो, इसमें 1/c रख दो। तो ये क्वेश्चन है। वैसे अब तुम्हारा ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 18 एडिशनल से पहले तक के सब हो जाएंगे आराम से, सब हो जाएंगे एडिशनल के पहले तक के। ठीक है सर आपने h इंटू 10⁻³ इंटू 10 क्यों किया है? जी की वैल्यू कौन लिखेगा? ओके सर। ठीक है, तो एच निकालो, चलो करो बेटा, क्वेश्चंस किया करो बेटा। ये एक बात बता दूं मैं तुम्हें, देखो अभी तक तुमने जो भी ये टर्म 1 का जो किया है, टर्म 1 में तुमने खूब क्वेश्चंस करे। मैं तुमको एक बिल्कुल वो बता दूं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस में यूज होता है? देखो जैसे मान लीजिए आपके पास में हमने एक स्क्वायर सरफेस लिया था, याद है हमने बताया था, आप एक बुक ले लीजिए मोटी सी और उसको रख करके नीचे का बेस फिक्स कर दीजिए, फिर ऊपर को आप फोर्स लगाइए, तो क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट इसका शिफ्ट कर जाता है ना, करता है कि नहीं करता बेटा? बताया था ना आपको कि ये पार्ट क्या होगा, ऐसे शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। ये ठीक है, तो ये जो पार्ट शिफ्ट किया यहां से, ये कब लगाने से? जब आपने एक फोर्स यहां लगाया ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये पार्ट क्या हुआ है, मान लीजिए इतना शिफ्ट हो गया, इतना पार्ट शिफ्ट हो गया, एक्स मान लीजिए शिफ्ट हो गया। तो अगर ये एक्स है और इसकी फेस लेंथ एल है, तो ये इतना एंगल घूम गया, मान लीजिए थीटा एंगल, तो ये भी उतना ही आगे जाएगा, है ना, ये भी एक्स होगा, ये भी थीटा होगा, सब कुछ सेम होगा, ये भी एल होगा। ठीक है, इस तरह से जाता है। और जब आप इसको वापस छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ये फिक्स्ड होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट फिक्स होता है। तो लिखिए इसमें का, लिखिए डायग्राम बनाइए जल्दी से, पहले फिर लिखिए, लिखिए बेटा जल्दी से, पहले डायग्राम बनाओ। देखिए बेटा, तो लिखिएगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, लिखिए बेटा विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट लिखिएगा शेयरिंग स्ट्रेस,
shearing stress is directly proportional to shearing strain. तो shearing stress होता है F upon A is directly proportional to shearing strain होता है बेटा थीटा। ये पीछे हमने पढ़ा रखा है आपको। तो F upon A is equal to क्या आ जाएगा? इसमें G हम कांस्टेंट यूज करते हैं, G is equal to F ये। तो G की वैल्यू होती है F upon A थीटा। तो G क्या होता है? G होता है कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये होता है बेटा, इसको कहते हैं G इक्वल टू F अपॉन A थीटा। ठीक है बेटा, तो इसका भी सब कुछ ये सेमी सॉलिड सरफेसेस के लिए होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट्स जो है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होता है, ml-1 t-2। अच्छा, इसको और भी हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन एल। तो ये हो जाता है F अपॉन A इंटू एक्स अपॉन एल के बराबर। ठीक है बेटा, चलो नोट करो। करो, इसको कहीं कहीं पे ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ईटा से भी। जो ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो सामने वाली लेंथ एल है उसको कहते हैं फेस लेंथ एक तरह से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फेस लेंथ। चलो लिखो, कर ले, तुरंत बताया करो बेटा, जैसे नोट किया करो तुरंत बताया करो, टाइम मत वेस्ट किया करो, तुरंत बोला करो कि नोट कर लिया। सर हो गया। हो गया? चलो लिखो आगे। अब एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको पढ़िए ध्यान से और इसको करिए, जरा करके बताइए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ये 2.4 इंटू 10 की पावर 6 है बेटा, ठीक है ना? ये क्या लिखा है? 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 है। हाँ, पढ़िए जरा क्वेश्चन, चलो करो। यही पीछे जो फॉर्मूला था उसी से निकालना है।
किसी का आंसर आया? सर 1 मिनट। हाँ करो करो। बता दो बेटा, आ गया तो किसी का आया? सर इसमें यही फॉर्मूला लगेगा ना, G इक्वल्स टू F अपॉन A। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है आपको, फाइंड द शियरिंग स्ट्रेन निकालना है आपको, एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा बताना है आपको, और क्या बताना है? एक्स बताना है, थीटा एंड एक्स। बताओ भाई कितना है? आ गया बेटा? सबका आ गया? नहीं आया? नहीं आ रहा सर। कितना आंसर नहीं आ रहा मतलब क्या? कितना आ रहा है? गड़बड़ आ रहा है कुछ? हैं? क्यों बेटा? हेलो भाई, G इक्वल टू क्या हो गया? चेक करो, चलो अपने अपने आंसर। F अपॉन A थीटा। थीटा क्या आया? F अपॉन A इंटू G। F क्या है? 1800। एरिया कितना है? साइड 5 सेंटीमीटर है ना, है? तो क्यूब है, तो क्यूब का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर है। क्यूब का क्यूब है ना, तो क्यूब में कैसे सरफेस होगा? स्क्वायर सरफेस होगा ना, तो स्क्वायर सरफेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर 6। इसे सॉल्व कर लो बेटा, थीटा आ जाएगा। समझ गए? और जब थीटा आ जाए तो उसको लिखना x अपॉन एल। तो x पता है तुमको, x निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला ना उसने, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू एल। चलो निकालो आप, ठीक है? है बेटा? चलो करो 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 बेटा, जल्दी से जल्दी नोट करो, आगे पढ़ाया जाए।
हाँ बेटा, चलो लिखो, अब हेडिंग डालो, लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग डालो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लिखो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो बेटा, ये सामने तुम्हारे सामने दिख रहा है तुम्हें? क्यों भाई? यस सर। हाँ, जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ये 100% आता है बेटा, ये 100% पूछा जाता है, और इसको पूरा जो है मतलब आपको लिखना भी है। जैसे यहाँ से ये हेडिंग है लिखी हुई है, दिख रही ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये लिखी हुई हेडिंग, ये हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यू कैन ड्रॉ फॉर different kind of materials like solid material में भी आप you can draw for different material, like जैसे अगर हम कॉपर मटेरियल के लिए लें, या आयरन के लिए लें, या स्टील के लिए लें, या हम ब्रास के लिए लें, ठीक है ना। तो हर एक मटेरियल की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं और एक अपनी एक क्रिटिकल वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास में 3 डिफरेंट वायर हैं एंड मैं 3 डिफरेंट वायर में एक अलग अलग सेम काइंड ऑफ लोड अगर मैं अपलोड कर दूं, तो देन यू कैन सी द चेंजेस, बट चेंजेस सेम नहीं होंगे। सेम होंगे कि नहीं होंगे बेटा? नहीं होंगे ना, सेम चेंजेस नहीं होंगे, यानी डिफरेंट चेंजेस होंगे। तो दैट इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ओन। अब मटेरियल की अपनी ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, so that you can see the changes कि भाई किसी में थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस वो इंक्रीमेंट हुआ, किसी में बहुत कम हुआ, किसी में बहुत ज्यादा हुआ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल जो भी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज फॉर द मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, या आप देखो ना, आपसे अगर मैं कहूं कि मैं एक if you are taking one metallic wire and one elastic rubber, ठीक है, and if the same kind of load is uploaded on the metallic wire and the wire also, and the rubber जो है आपका बैंड, रबर बैंड पे लोड हैंग किया, तो आप देखेंगे कि रबर बैंड सडनली इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसी सेम लोड पे ही, बट वायर में इंक्रीमेंट आपको ना के बराबर दिखेगा। होता है कि नहीं होता? हाँ या ना बोलो, होता है कि नहीं होता है? जो रबर बैंड होगा वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बट वायर जो होगा वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ, एक तरह से क्या है, दोनों का जो है मटेरियल जो है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, दैट्स वाई उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज डिफरेंट। किसी में कम स्ट्रेस देने पर स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, किसी में स्ट्रेस स्ट्रेन दे इस बहुत ज्यादा दो तब भी नहीं स्ट्रेन बढ़ता है। तो ये एक अलग अलग बॉडी के मतलब बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर अ मेटल, लिखा हुआ ना टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटल। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारा लिखा हुआ है, इसी को ही आपको कॉपी करना है सब कुछ, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है। बुक में आप देखना सब कुछ, अपनी अपनी बुक ओपन करके रखना। तो अब मैं एक डायग्राम से आपको समझाता चलता हूं, ठीक है ना। सपोज करो कि आपके पास में एक वायर है, दिस इज द वायर। आपको पता है कि इसकी जो कैपेसिटी है इस वायर की, मुझे 200 kg वेट इसकी कैपेसिटी है। तो 200 kg तक जब तक आप लोड इसमें हैंग करते रहेंगे तब तक इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन व्हेन यू इंक्रीज द लोडेड बियॉन्ड 200 kg, देन इस वायर में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात को ध्यान सुनना, तब क्या होगा, चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब चेंजेस स्टार्ट होने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है चेंजेस किस तरह से स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे, वो सब एक एक करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब जैसे ये ग्राफ है, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो फ्रॉम O to A अगर हम देखते हैं, तो O to A अगर आप देखते हो तो O to A क्या है, O to A है कि जितना स्ट्रेस हम दे रहे हैं, ठीक है,
जितना हम स्ट्रेस दे रहे हैं उतनी क्या कहते हैं हमारे उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। यानी O to A तक एक जो बिहेवियर है स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ में वो प्रोपोर्शनैलिटी का है बेटा। ठीक है, स्ट्रेस का किसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी है? स्ट्रेन के साथ में। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो O to A तक इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट की वजह से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के। बट जैसे ही हम A से B पर जाते हैं, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अब A to B में क्या होता है कि देखो इसमें क्या है कि आपने हैंग किया और आपने उसको क्या अनलोड कर दिया, तो देन यू कैन सी द चेंजेस कि वापस वो अपनी जगह पर आ गई। ठीक है, वो वापस अपनी जगह पर आ गई। फिर हमने अपलोड किया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 200 kg है। अब आप अगर इसमें 100 kg अपलोड करेंगे, तो जैसे आप 100 kg अपलोड करेंगे एंड व्हेन यू रिमूव द 100 kg देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। When you upload the 150 kg and when you remove the 150 kg, then it again regain the configuration. So this is the एक तरह से यहाँ पे क्या है कि stress is directly proportional to strain. तो अगर ये प्रोसेस चलता है तो कब तक चलता रहेगा? 200 kg तक चलता रहेगा। तो 200 kg तक this is the कैसा नेचर है इसका? प्रोपोर्शनल लिमिट का। कैसा है बेटा ये? तो A पॉइंट तक क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो होती है। बट बियॉन्ड द A, इफ यू अपलोड लाइक सपोज 200.1 kg, तो देन यू कैन सी द जो स्ट्रेन है वो फर्दर इंक्रीज करती है बहुत तेजी से, एकदम से कम। अब आपने क्या करना है? अब A के ऊपर जाने पर स्ट्रेस बहुत कम अपलोड करना है आपको। ठीक है, आपको पता है कि अब ये टूट जाएगी अगर आगे हम जा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे लोड इसमें रखेंगे। तो स्ट्रेस कम रखा लेकिन स्ट्रेन थोड़ा बढ़ गया। इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टिल इट हैज टेंडेंसी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करें बेटा, जरा एक मिनट, जब तक जरा इसको पढ़ लें जरा सा एक बार। हाँ, तो अब जब हम बियॉन्ड गए A के, अब हमने 200.1 हैंग किया। ठीक है, 201 जब हमने हैंग किया तो देखा कि भाई 200.1 मतलब नॉट 1, 200.1, 0.2, 0.3। अब हम लोड कम कर रहे हैं बट स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट स्टिल इट हैज टेंडेंसी एंड वंस यू रिमूव द लोड, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वायर अभी भी वापस आ रहा है। तो जो ये B पॉइंट यहाँ मार्क है ना, तो B पॉइंट तक इस वायर की अपनी टेंडेंसी होती है अभी भी वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने की। ठीक है, तो इस पॉइंट तक बोला जाता है इसको इलास्टिक लिमिट, यानी इसकी इलास्टिक लिमिट अभी है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो B पॉइंट और इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट बोलिए या इसको यील्ड पॉइंट बोलिए, एक ही बात होती है। यानी इस पॉइंट पर अब भी अगर हम रिमूव करेंगे तो बट स्टिल इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटा, फिर आगे बढ़े हम। आया कि नहीं आया बेटा? हैं? हेलो, इतना आ गया? पढ़ेंगे भी तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं C की तरफ। यानी अब हमने लोड तो बढ़ाना हमने रखा ही हुआ है कंटिन्यू
200.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. आप देख रहे हैं कि एक ऐसा लोड आता है, जैसे आप कभी देखना बेटा, जैसे एक रबर बैंड लो और उसको खींचते रहो कंटिन्यूअसली, दोनों एंड से पकड़ के उसको पुल करते रहो, पुल करते रहो, पुल करते रहो, पुल करते रहो, तो एक बार आता है बिल्कुल पतली सी हो जाती है, बीच में होती है कि नहीं होती है बेटा, बिल्कुल ऐसी पतली सी बन जाती है, और फिर आगे बढ़, तो अब हमें लगता है कि बेटा अब तो ये टूट जाएगी, अगर आप बढ़ाएंगे तो ये टूट जाएगी, होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ, ऐसा आता है ना एक समय, है? तो ये जो सी पॉइंट है ना, वो वही है जहां पर ये पतला सा गैप आ जाता है बीच में, मतलब अब वायर जो है अब अपनी इलास्टिक लिमिट को पूरी तरह से लूज कर देता है और प्लास्टिक लिमिट की तरफ अप्रोच करता है। सी इज द पॉइंट वेयर द इलास्टिक लिमिट इज ओवर एंड प्लास्टिक लिमिट जो है अब वो स्टार्ट हो जाती है, यानी बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये दिस वन, इसको मैं ड्रॉ किया है सर, ये परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब क्या होता है कि परमानेंटली अब उसका लेंथ इंक्रीज हो चुका होता है, अब आप अगर रिमूवल भी कर देंगे ना तो भी क्या कहते हैं, वो अपनी एक्चुअल लेंथ पे नहीं पहुंचता सी पॉइंट पर आने के बाद में। अब बियॉन्ड सी क्या होता है, बियॉन्ड सी सिर्फ हम यही देखते हैं कि अब गया और तब गया, अब ये टूटा तब टूटा, बस ये होता है कि पता चला कि 200.9 पे हमारा सी पॉइंट आ गया। अब 200.9 के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब हमें ये देखना होगा कि किस लोड पर ये टूट जाएगा, बस, ठीक है ना, किस लोड पर ये टूट जाएगा, हमें ये देखना होता है। तो वो पॉइंट आपका डी और ई है एक तरह से, ठीक। हाँ जी, तो इस तरह से है बेटा। तो अब जैसे अब आगे बियॉन्ड सी जाओगे तो अब आपने 200 पता चला कि 201.1 पर जाकर के ये डी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी ये इसकी कौन सी होती है, ये मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाती है, यानी इसके बाद अब ये टूटना ही टूटना है। तो ई पॉइंट पर आते आते ये फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, खट से टूट जाता है वायर। तो ये वायर ये किसके लिए ग्राफ है बेटा, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर किसके लिए बेटा, किसके लिए बोलो, मेटल के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए भी अलग अलग होता है। देखो जैसे ये पूरा आप रीड करेंगे यहाँ से, ये पूरा सब कुछ रीड करेंगे यहाँ से, इसका नोट्स बना करके मुझे दिखाएंगे, समझ में आ रहा है। तो जैसे ये एक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये अरोटा के लिए होता है। अरोटा एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे रबर की तरह होता है। तो जैसे तुम रबर को अगर हैंग कर दोगे, रबर है और तुमने उस पर मास जैसे हैंग किया तो रबर क्या होती है, तेजी से बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती है, तेजी से इंक्रीज करती है। तो उसका ग्राफ इस तरह से जाता है, यानी कम स्ट्रेस पर स्ट्रेन बहुत तेजी से शूट कर जाती है, ठीक है। तो ये अरोटा का होता है। तो अलग अलग मटेरियल के कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक फटीग एक टर्म यूज करते हैं हम लोग। कौन सा टर्म यूज करते हैं बेटा, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग जो होता है वो होता है कि जैसे किसी चीज को यूज करो तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे सोफा होता है, सोफे में क्या होता है, आप 2 साल 3 साल बैठ के उसकी स्प्रिंग क्या होती है, फिर बेचारी कभी उठना ही बंद कर देती है कि हो गया, बहुत हो गया, तुम बैठ लिया हमारे ऊपर, ठीक है, अब हम उठ ही नहीं सकते, तुम बैठे रहो। होता है कि नहीं होता है बेटा, है कि यस सर। है ना, कि पहले जब नया नया आता है तो बैठते हैं तो एकदम बाउंस बैक होता है कि नहीं होता है। तो कुछ दिन तक तो बाउंस बैक चलती रहती